हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैपिटल में। मैं अभिषेक आज आपको इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस से अवगत कराऊंगा। दोस्तों, हमारा यह जो कलेक्शन है वो क्रॉनिकल मासिक पत्रिका से है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर यहाँ मैं कम से कम 50 क्वेश्चन जो है करवाऊंगा। अगर आपके यहाँ पे 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपका इतिहास बेहतर है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे है कि कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नागपुर में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में 1942 का वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। देखिए दोस्तों, यहाँ दूसरा है कि वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहा जाता है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो पहला है ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो एक्चुअली में नागपुर में नहीं, वो मुंबई में हुआ था। तो पहला तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा सही है क्योंकि वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 के बेलगाम अधिवेशन के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों, पहला यहाँ पे मेरा कथन क्या है कि गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का यही एकमात्र अधिवेशन था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आप सबको पता होगा कि गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में कांग्रेस की सिर्फ एक बार ही अध्यक्षता की है, वो 1924 में बेलगाम में की है। दूसरा कथन है कि इस अधिवेशन के दौरान हिंदुस्तान सेवा दल के स्वयं सेवकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई। तो दोस्तों ये भी सही है कि देखो क्या हुआ था कि कर्नाटक में बेलगाम है, वहाँ पे गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। अच्छा, उसी समय में कर्नाटक में हिंदुस्तान सेवा दल सक्रिय था और जो कि कांग्रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था और कर्नाटक में मतलब क्या इसका प्रचार कर रहा है। तो गांधी जी ने कहा भी था कि अगर ये कांग्रेस सॉरी हिंदुस्तान सेवा दल ना होता तो हमारा यह अधिवेशन सफल नहीं जो हो पाता। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहा जाता सही कथन क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो फिर क्वेश्चन है कि वर्धा शिक्षा योजना 1937 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पे पहला कथन है कि शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी के बजाय हिंदी को बनाने का फैसला किया गया था। तो दोस्तों समझो, यहाँ पे हिंदी की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे मतलब ये कहा गया था कि अंग्रेजी के बजाय मातृभाषा में जो क्या किया जाए, जो शिक्षा दी जाए। तो दोस्तों पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहे थे 7 से 14 वर्ष तक जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो बिल्कुल सही बात, 7 वर्षीय शिक्षा की बात की गई थी, अब ये 7 से 14 ही थी। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा है दोस्तों कि प्रस्ताव के सुझावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की योजना तैयार करने के लिए विनोबा भावे की अध्यक्षता में क्या किया गया, एक जो विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था कि विनोबा भावे जी नहीं थे, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये भी कथन जो गलत हो गया था, यह गलत और पहला जो गलत है। तो हमारा सही कौन सा होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी केवल 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन अगला है कि अहमदिया, ध्यान से देखना, अहमदिया आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ठीक है, विचार करते हैं। पहला कथन है यह आंदोलन 19वीं शताब्दी के ईसाई मिशनरी और जो आर्य समाज के खिलाफ प्रचलित था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, यह बिल्कुल सही बात है। जो अहमदिया था ये 19वीं जो मतलब शताब्दी में ईसाई मिशनरी और आर्य समाज के खिलाफ, ठीक है, प्रचलित था। तो ये सही हो गया। दूसरा है कि अहमदियों ने गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद का विरोध किया और सभी लोगों के बीच भाईचारे पर बल दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए पाकिस्तान और कुछ जो ज़्यादा जो कट्टरवाद जो मुस्लिम कंट्री हैं या जो मुस्लिम हैं, वो जो अहमदिया लोग होते हैं उनको गैर मुसलमान कहते हैं, क्योंकि वो जो थे वो जिहाद का विरोध करते थे। ठीक है, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है कि अहमदिया आंदोलन मानवता के सभी सार्वभौमिक धर्म सिद्धांतों पर आधारित है। तो दोस्तों यह तीसरा भी सही है। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होता है, 1 2 3। देखिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पे आपको अहमदिया के बारे में थोड़ा सा जो ठीक बता देते हैं। तो हुआ क्या कि अहमदिया जो आंदोलन था, ये क्योंकि ये लोग थे तो मुस्लिम, लेकिन इन्होंने क्या किया, देखिए समझे, अहमदिया जो समुदाय था ये एक जो मुस्लिम समुदाय था,
ठीक है। और इसका जो उद्भव भारत में ही जो हुआ था और पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है। 1889 में एक थे जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर है कि बकरवाल के संदर्भ में, दोस्तों ध्यान से देखना, बकरवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बकरवाल एक समूह था या कहेंगे एक जनसमुदाय था। ठीक है, तो देखिए क्या है, यह पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में मौजूद ट्रांस हुमान समुदाय हैं। दोस्तों देखिए, यह पश्चिमी घाट में नहीं है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर मतलब उत्तरी भारत में रहते थे। तो यह तो हमारा गलत हो गया बकरवाल। ठीक है, पश्चिमी घाट में नहीं, यहाँ और ये क्या ट्रांस हुमांस थे, अभी बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। अगला है कि इन्हें राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया, लेकिन केंद्र की अनुसूचित जनजाति के सूची से बाहर रखा गया। तो दोस्तों यह भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। अब दोस्तों समझो कि ये बकरवाल क्या थे। ऐसा था कि ये दक्षिण एशिया के पीर पंजाल और हिमालयी पहाड़ों में रहने वाले एक सुन्नी मुस्लिम थे, और ये खाना बदोश जनजाति हैं। ठीक है। अच्छा, ये बकरवाल क्यों कहा, जो मतलब कहे गए हैं कि ये परंपरागत रूप से बकरों, यानी कि बकरे नहीं होते हैं जो गोट होते हैं, गोट, उनके पालन मतलब पालन उनका करते थे और चरवाहे के रूप में थे, तभी इनको बकरवाल कहा जाने लगा। फिर से दोस्तों समझ लो, यह जम्मू कश्मीर मतलब पीर पंजाल, वही उत्तरी भारत यानी कि उत्तरी एशिया में रहते थे, और ये खाना बदोश जनजाति हैं, सुन्नी मुस्लिम हैं, और बकरों को पालने के लिए इनको बकरवाल कहा जाता था। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूरे कश्मीर या अफ़गानिस्तान का जो भारत के साथ में जो हिस्सा लगा हुआ है, वहाँ भी ये रहते हैं, तभी इनको जो ट्रांस हुमांस जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1947 में जब राजनीतिक वार्ताएं अपने चरम पर थीं, तो किसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को संकल्प शक्ति वाले गतिशील व्यक्ति की संज्ञा दी थी? चार ऑप्शन है यहाँ, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू और बी आर अम्बेडकर। दोस्तों यह काम किया था सरोजनी नायडू जी ने। देखिए यहाँ पे क्या था, आपको पता है कि पटेल जी की भूमिका जो क्या रही थी 1947 में, या हम कहेंगे देश की आज़ादी में। देखो दोस्तों, क्या था कि 3 जून की जो योजना थी, इसके अंतर्गत 562 से ज़्यादा रियासतों जो थीं, इनको यह आज़ादी दे दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा कि या तो ये भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में। ठीक है। अब क्या था कि जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, इन मतलब जनता जो थी यहाँ पे एक बहुत बड़ा डर था कि यदि इन राज्यों ने कोई समझौता नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। ठीक है। उसी समय गृह मंत्री थे सरदार पटेल जी, और पटेल जी ने इन सभी रियासतों का एकीकरण किया जैसे बन सका। आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि बात देखो, 2 तरीके के तो कागजी कार्रवाई होती थी, लेकिन बाकी भी कई तरीके थे जिनसे पटेल जी ने ये काम किया और पूरे भारत का एकीकरण किया। अच्छा, यही कार्य देखकर जो सरोजनी नायडू ने उन्हें कहा था कि संकल्प शक्ति वाले गतिशील व्यक्ति। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मौर्यकाल से जुड़े हुए सबसे बेहतरीन किस्म के मृदभांड कौन से होते थे? दोस्तों यहाँ पे उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड होते थे। ठीक है दोस्तों, हम प्राचीन भारत को एक क्रमबद्ध तरीके से जो क्लासेस लेके आने वाले हैं, और आपको वहाँ पे जो विस्तृत बताएंगे कि मृदभांड कैसे कैसे इनका विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, ये टोडरमल निम्नलिखित में से किस लगान व्यवस्था के लिए जाना जाता था? तो दोस्तों पता है, 10 साला। ठीक है, ये एक 10 साल की, एक इसमें मतलब 10 साल को जरूरी नहीं थी कि 10 साल ही होगा, एक औसत समय उसका 10 साल था। ठीक है, तो इसको टोडरमल को जाना जाता था। ठीक है, आपको पता होगा कि अकबर के काल में थे और उससे पहले जहाँ शेरशाह सूरी के कार्यकाल में भी थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा है? लोकायत। कौन सा है? लोकायत। दोस्तों देखो क्या था कि लोकायत दर्शन के प्रवर्तक थे चारवाक। ठीक है, और यह दर्शन किसी दिव्य या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व तो नहीं स्वीकारता था। ठीक है, यह बात कहेंगे तो वस्तुओं की सत्ता या यथार्थता स्वीकार करता था। कहता था जो है, जो दिखता है वही है बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लोकायत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक व्यवस्था के नियमन के रूप में स्वीकार किए जाने वाले देवता। तो दोस्तों यहाँ पे वरुण को
नैतिक नियमन के रूप में जाना जाता है। अगला दोस्त क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों पहला कथन है यहाँ पे, भक्ति और सूफी संतों ने हिंदुत्व व इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों की बेहतर समझ उत्पन्न की और इस बात पर बल दिया कि दोनों में बहुत समानता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ऐसा हुआ जो किया था। अगला है, भक्ति और सूफी संतों ने यथा नियम रीतियों और अनुष्ठानों पर बल देते हुए धर्म के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। दोस्तों इन्होंने यथा नियम, जो नियम और कर्मकांड बने थे वो ये नहीं मानते थे, ये क्या थे, एक नए नियम और अपनी व्यवस्थाएं स्थापित करते थे। तो दोस्तों यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भक्ति और सूफी संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा 1 और 3 सही होगा, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मध्यकाल में भारत जो विश्व में सूती माल का निर्यात करता था। तो बिल्कुल सही है, मध्यकाल में भारत सूती वस्त्र जो थे इनका क्या करता था, निर्यात करता था। दूसरा है कि भारत विश्व में सूती माल के बदले सोना और चांदी प्राप्त करता था। हाँ बिल्कुल सही बात है। तीसरा है कि मध्यकाल में भारत यूरोपीय उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करता था। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि मध्यकाल में नहीं, आधुनिक काल में करता था। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, मध्यकाल में नहीं आधुनिक काल में करता था। तो यहाँ पे हमारा 1 और 2 सही होगा, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो बी 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संवैधानिक महत्व के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पढ़ते हैं दोस्तों, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बिल्कुल सही बात है, किया गया। दूसरा है कि पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। जी हाँ बिल्कुल मिली। तीसरा है कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। जी हाँ बिल्कुल रखी गई। यहाँ पे तीनों सही हो जाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी 1 2 3 तीनों सही हो जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। 4 यहाँ पे वायसराय या मतलब गवर्नर जनरल दिए गए हैं और 4 एक्ट दिए गए हैं, आपको देखना है। तो पहला है कॉर्नवालिस पिट्स इंडिया एक्ट। तो दोस्तों नहीं, क्योंकि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और उस समय थे वारेन हेस्टिंग। तो ये पहला तो गलत हो गया। वेलेजली सहायक संधि बिल्कुल सही बात है। और डलहौजी सती प्रथा पर रोक नहीं, यहाँ पे तो ये जो 29 में आया था और यहाँ पे कौन थे, वेंटिक थे। तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे वेंटिक थे तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा तो ये सही है। अच्छा, वारेन हेस्टिंग द्वैध शासन की समाप्ति, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2 और 4 सही होंगे, इसलिए जो है जो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर चार्ल्स वुड की 1854 की घोषणा मुख्य रूप से संबंधित थी। तो दोस्तों सबको पता है कि 1854 में जो चार्ल्स वुड आय की घोषणा थी वो शैक्षणिक सुधार से संबंधित थी, शैक्षणिक सुधार से संबंधित थी। देखिए सर चार्ल्स जो 1854 में घोषणा की तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। यह जो घोषणा थी इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन से समूह के व्यक्तित्व भक्तिकालीन संत भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना है, कह रहा है कि कौन से व्यक्तित्व भक्तिकालीन संत। तो कबीरदास पता है भक्तिकालीन में थे और रामदास भी थे और नामदेव भी थे, लेकिन गोरखनाथ दोस्तों यहाँ पे नहीं थे। तो यहाँ पे 1 2 3 से हो जाएगा, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे जो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जो नंबर 1 है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन भारत और वर्मा जो वर्तमान में म्यांमार है पृथक हुए। दोस्तों देखना आप लोग, तो क्या 1919 के अधिनियम में पृथक हुए थे? नहीं। कब हुए थे? 1935 के अधिनियम में। तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि ये 1935 के अधिनियम में 1937 में अलग होते हैं। ठीक है, अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय परिषद को समाप्त करने का प्रावधान था। बिल्कुल सही बात है, था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार का प्रावधान था। हाँ, जो विस्तार किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा 2 और 3 से होगा तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक कारण था। तो पढ़िए भाई 4 ऑप्शन की। अंग्रेजों ने कलकत्ता में प्रवेश करने वाले माल पर भारी शुल्क जो लगाया, नहीं ये तात्कालिक कारण नहीं था।
तो ये नहीं हो जाएगा। सिराजुद्दौला को संशय था कि अंग्रेज उसके प्रतिद्वंदियों की तरफदारी करते थे। ये संशय बरकरार था भी, लेकिन इस कारण प्लासी का युद्ध नहीं हुआ, तो मतलब तत्काल कारण ये नहीं था। अगला है कि अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। जी हाँ, बिल्कुल सही। अंग्रेजों ने कलकत्ता की जब किलेबंदी शुरू कर दी थी, तत्कालिक कारण यही था, प्लासी के युद्ध का। ठीक है, प्लासी के युद्ध का। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 302 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक रीति का समावेश किया। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा कट गया है, वो ऑप्शन है उपवास। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, उपवास। ठीक है, हमें लगा ये क्वेश्चन कट गया पीडीएफ बनाते समय। उपवास। तो देखिए, ब्रिटिश को अर्जी देना, बिल्कुल, और ग्राम पुनर्निर्माण, हाँ जी बिल्कुल, ये गांव-गांव जाते थे और उनको संगठित करते थे, लेकिन घेराव शामिल नहीं था, ये घेराव नहीं करते थे दोस्तों, और उपवास जो करते थे। तो यहाँ पे 1 2 3 सही होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग देख लेना, इसे एडजस्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान एक खास किसे निर्दिष्ट करता था। तो दोस्तों आपको पता है कि बंदगान खास या दीवान बंदगान भी इसे कहते हैं, तो ये शाही गुलाम थे। किसके कहा था? फिरोज तुगलक ने अपने वहाँ एक, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गुलाम फिरोज तुगलक के पास थे, और इतने गुलाम थे कि इनको अलग से एक विभाग बनाना पड़ा उनके लिए। तो ये क्या, बंदगान खास, ये एक था इनके लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार मतलब व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल को 1919 में हुआ। चौरी चौरा कब हुआ? 1922 में, फरवरी में 1922 में हुआ ये। चंपारण कब हुआ? तो चंपारण 1917 में हुआ। मोपला कब हुआ? तो मोपला 1921 में हुआ। अब इसको जो मिला लो, 17 वाला पहला होगा, यानी कि चंपारण यानी कि 3 पहले होगा, फिर मोपला यानी कि 3 4, और फिर नहीं सॉरी, देखो पहले चंपारण होगा 17 में, फिर जलियांवाला बाग, तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लो दोस्तों, समझ लो कि सबसे पहले हुआ 17 में चंपारण आंदोलन, उसके बाद में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर 1921 में मोपला विद्रोह, फिर 1922 में चौरा चौरी घटना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, क्या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो मस्जिद बनी थी, जिसे कि किसने बनवाया था, से पहला सुल्तान जो पहला व्यक्ति था जो कि दिल्ली की गद्दी पे बैठा, कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये अजमेर में नहीं, दिल्ली में थी, तो पहला ही गलत हो गया, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यही हो जाएगा। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। तो ये जामा मस्जिद जो है वो एक नहीं है, ठीक है, विभिन्न शहरों में बनी है, और उनका नाम दिया गया है जामा मस्जिद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, यही गलत है, क्योंकि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, और अजमेर में इसी के द्वारा बनवाया गया क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आपको पता है, कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं ये कोल्डी हवा से, और ये कहाँ पे है? तो इलाहाबाद के पास है। आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुपालन का प्रारंभ नवपाषाण काल से हुआ। दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं, नवपाषाण के साल से नहीं, यहाँ पे मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया था, मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र से मिला, तो बिल्कुल सही बात है। तो अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन में केवल 2 है, तो केवल 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासियों ने निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी थी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार। देखिए, तांबा उनको जो है जानकारी थी, कांसा की जानकारी थी, और अगर देखा जाए तो चांदी की भी थी, और यहाँ पे स्वर्ण भी मान रहे हैं, तो यहाँ पे तो चारों हो जाएगा ऑप्शन में, लेकिन कहीं कहीं स्वर्ण नहीं मानते हैं। देखिए ऐसा कहते हैं कि देखिए मेन सी बात है, इनको लोहे की जानकारी नहीं थी, बाकी सभी धातुओं की जानकारी लगभग इनको थी। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त है। दोस्तों धौलावीरा,
धौलावीरा। देखिए आपको समझाते हैं कि कंडीशन कहाँ पे, देखो हड़प्पा के जितने भी नगर हैं उनमें दो टीले होते हैं, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। ठीक है, तो इन ये टीलों में क्या था कि एक में सामान्य जनता और एक में प्रशासक वर्ग या पुरोहित वर्ग, जो भी वहाँ पे कोई प्रशासक कोई राजा का तो अभी कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो नहीं पाया है अभी तक, तो जो भी उच्च वर्ग रहा होगा। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे एक बीच में भी टीला मिला है, जिसे कभी कभी स्टेडियम कहते हैं, कभी कभी सभा भवन कहते हैं, जो भी हो, लेकिन ये 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो दोस्तों ऋग्वेद में नहीं, अथर्ववेद में कहा गया है। तो पहला हमारा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिस पर 250 सूक्त समर्पित हैं। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही होगा, केवल 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया। दोस्तों देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन उसमें अध्यक्ष था। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष थे ये महाकश्यप थे। देखिए थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आप कि बौद्ध संगीत जब बौद्ध जी का देहांत हो गया उसमें कनिष्क हाँ कनिष्क ही थे। तो यहाँ पे सॉरी कनिष्क नहीं थे, यहाँ पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ अजातशत्रु थे, सॉरी अजातशत्रु राजा थे और उन्होंने सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कराया और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है। तो बिल्कुल सही बात है, आप लोग मानते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ जो ऑप्शन से होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं जो होती थी तो उसे क्या कहते थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते थे उसे सील, उसे कहते थे सील, क्या कहते थे सील। और वास करने योग्य वास्तु, ठीक है, और खेती करने योग्य तो इसे क्षेत्र कहते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो दोस्तों सातवाहन सबसे पुराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो दोस्तों ग्वालियर का तेली मंदिर, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। ग्वालियर में एक तेली जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। दोस्तों ये बलबन ने किया था, ऐसा बलबन ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया। हाँ तो सही बात है। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। हाँ बिल्कुल ये बात भी सही है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध संबंधित है किससे। दोस्तों यहाँ पे कौन हो रहा है, लॉर्ड हेस्टिंग से, लॉर्ड हेस्टिंग से। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध था वो लॉर्ड जो हेस्टिंग ने जो किया था, और कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है ना। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए क्या है कि बिल्कुल सही बात है कि जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये कृषक भू स्वामित्व की एक जो व्यवस्था थी। दूसरा है कि इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश का 3/4 हिस्सा शामिल था। तो 3/4 नहीं, यहाँ पे क्या था कि लगभग 51% जो हिस्सा ही शामिल था। ये वाला गलत हो गया। तीसरा है कि सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए कि यहाँ पे क्या था कि एक थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे जिन्होंने इस व्यवस्था को जन्म दिया था, और तमिलनाडु के 12 महल में इसे सबसे पहले लागू किया गया था। और ये जो है 51% भूमि पे लागू किया गया था। और रैयत का मतलब होता है किसान, और यह सीधे किसान से संपर्क इसमें होता था।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो ये इन्हीं के सेनापति थे, बख्त खान, उनको दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? दोस्तों यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत में के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.बी. घोष थे। कौन थे दोस्तों? आर.बी. घोष थे, रास बिहारी घोष। यहाँ पे कांग्रेस में बंटवारा हो गया था, ठीक है, नरम दल और गरम दल में 1907 में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? तो दोस्तों यह चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा कह के पुकारा था। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना? तो दोस्तों आप सबको पता है, विट्ठल भाई जी पटेल थे, पटेल जी के बड़े भाई थे ये बने थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? दोस्तों ये थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन दर्शन में कैवल्य से क्या तात्पर्य था? तो जैन धर्म में जो कैवल्य से तात्पर्य था दोस्तों वह क्या था? देखिए, जैन दर्शन के अनुपालन से सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, ये था इसका सिस्टम। अगला है 326 के बाद में अगला 327 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दें। गौतम बुद्ध ने अनात्मवाद का दर्शन माना तथा चित्त को पुनर्जन्म के लिए उत्तरदायी घोषित किया। अब दोस्तों देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने ऐसा माना था अनात्मवाद को, और जो चित्त को पुनर्जन्म, देखो कई ये कहते थे कि यदि आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होगी तो आप उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेंगे, इसलिए कहा कि चित्त को शांत करो, ठीक है। अगला है कि गौतम बुद्ध के जीवन काल में मात्र प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में आयोजित की गई? नहीं दोस्तों, गौतम बुद्ध के रहते हुए कोई बौद्ध संगीत आयोजित नहीं की गई, उनके मृत्यु के बाद की गई। फिर अगला है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान बुद्ध के समकालीन थे? नहीं, बौद्ध परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जो थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो ये वाला भी गलत हो सकता है, तो केवल पहला सही है, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन 1 सही है। अगला देखते हैं, तो कथनों पर ध्यान दे, तथ्यों पर ध्यान दे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य व्यापार जो प्रायः दैनंदिन जीवन की वस्तुओं के आयात निर्यात से जुड़ा हुआ था? तो दोस्तों नहीं, यहाँ पे दैनंदिन नहीं, देखो यहाँ पे इसका मतलब है रोजमर्रा, मतलब जो आवश्यक वस्तुएं होती थी। नहीं, सिंधु सभ्यता में बहुत सारी वस्तुएं, ठीक है, विलासिता की भी वस्तुएं थी उसमें शामिल, और भी कई का व्यापार जो होता था, आयात और निर्यात होता था। हड़प्पा सभ्यता के में प्रायः समस्त नगरों की किलेबंदी की जाती थी ताकि वह बाह्य आक्रमण से उसकी रक्षा हो सके। देखिए यहाँ पे ये कथन तो गलत है ये, लेकिन इसके 2 तर्क हो सकते हैं। पहला क्या कि एक तो आक्रमण की बात नहीं की गई, क्योंकि देखिए कहीं भी तुमको शस्त्र अस्त्र या कोई दुश्मन या कुछ इस तरीके का कोई भी जो हड़प्पा सभ्यता में बात नहीं की गई है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऐसे बहुत से नगर मिले हैं जिनकी किलेबंदी नहीं थी। देखिए किलेबंदी का मतलब जो होता था परकोटा, होता क्या था कि जो नगर के 2 टीले होते थे इनके चारों ओर दीवार बनाई जाती थी। दोस्तों माना ऐसा जाता है और किताबों में लिखा भी है कि यह दीवार वो बाढ़ बहुत आती थी, बाढ़ को रोकने के लिए बनाते थे। जैसा भी हो, कुल मिला के यहाँ पे ये तथ्य गलत है। फिर अगला जो कथन नंबर 3 है कि हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया को प्रायः शराब, लोहा तथा चमड़े की वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, कह रहा था कौन सा कथन सत्य है? तो यह बात बिल्कुल सही है, नहीं किया जाता था, तो यहाँ पे केवल 3 सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही बात है। अगला है अशोककालीन, देखते हैं अशोककालीन प्रथम कलिंग। देखिए यहाँ पे वर्ड देख लेना, पृथक और प्रथम कलिंग अभिलेख निम्नलिखित में किस सूचना हेतु इतिहास में प्रसिद्ध हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या था, बात कही गई थी कि इस अभिलेख में
अशोक समस्त प्रजा को अपनी संतान के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, ये वाला कथन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में पहली बार सीमित उत्तरदायित्व की अवधारणा पर गठित प्रथम बैंक कौन था? दोस्तों, अवध कमर्शियल बैंक था। दोस्तों, हमारे यह 50+ क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आप लोग कमेंट में बताना कि आपके कितने सही जो हुए हैं। देखिए, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि यूट्यूब पे हमारा यह प्रारंभिक चरण है, इसलिए बहुत सी गलतियाँ बोलने में और PDF में हो रही होंगी, लेकिन तथ्यों पर हमने पूरा ध्यान रखा है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी सही लगा हो तो हमारा सहयोग करते हुए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।